डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए एक्सक्रीशन में जो अगला वीडियो लेक्चर आपका है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही समझने लायक टॉपिक। उसका हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन बनता कैसे है। ठीक है, यूरिन कैसे मतलब फिल्ट्रेट होकर निकलता है, यूरिन बनने में क्या क्या स्टेप होती है। तो कहता है ये जो यूरिन फॉर्मेशन है ये 3 स्टेप में पूरा होता है। एक आपने नाम सुना होगा, 9th-10th में आपने थोड़ा सा जरूर पढ़ा होगा। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और जो तीसरा स्टेप होता है वो आपका होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। बट ये रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन दोनों साथ साथ चलता है। स्टेप 3 है, मतलब 3 पार्ट वाइज हम पढ़ेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे क्या देखेंगे कि सेक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ चलता है। पहले तो हम लोग देखें कि भाई 3 स्टेप में पहला स्टेप जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाऊंगा। वो ओरिजिनल डायग्राम नहीं होगा, बट वो आपको अच्छे से वो डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हाँ यूरिन फॉर्मेशन का रियल मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको ओरिजिनल बुक का डायग्राम नहीं है जैसा नेफ्रॉन होता है। मैं आपको हाइपोथेटिकली समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ। याद होगा जैसा मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हार्ट का डायग्राम बनाया था पाथवे ऑफ ब्लड को समझने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को समझने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप ये जाने कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेन पार्ट है। पहला कौन कहेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, कहता है दूसरा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और तीसरा जो आपका है वो है ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन, ओके, ट्यूबुलर सेक्रीशन। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन में, ठीक है, जिसे हमने इस ढंग का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर हमारा था वो क्या था? बोमेन्स कैप्सूल का था। ये स्ट्रक्चर जो हमारा था वो क्या था? बोमेन्स कैप्सूल का। ये जानिए कि अभी मैं एकदम बिल्कुल एक रफ डायग्राम बनाऊंगा, बिल्कुल एक रफ डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, ये बिल्कुल एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, इसमें इसको मूव भी नहीं करूंगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल एक रफ डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ठीक करता हूं। तो आपको थिक और थीन पार्ट का ख्याल अच्छे से होगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताने जा रहा हूं। ये देखिए कि ये हमारा है, ये हमारा है एफरेंट आर्टेरियल, और ये उसका है ब्रांचिंग, यानी कि कैपिलरीज।
ठीक है, ये उसका है कैपिलरीज। ध्यान से देखिएगा, ये जो है ग्लोमेरुल्स, ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स ये हमारा है एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल, ये है ग्लोमेरुल्स, ठीक है। अब देखिए यहां से जो निकलता है, ठीक है, यहां से जो निकलता है, ठीक है, ये जो निकलता है ये एंड नहीं करता, ठीक है, ये ठीक है पैरेलल में चलता है। इसको भी हम स्ट्रेट बना रहे हैं, ये स्ट्रेट होता नहीं है, इसको भी मैं स्ट्रेट बना रहा हूं, आपको सिर्फ समझाने के लिए स्ट्रेट बना रहा हूं, ठीक है। ये भी स्ट्रेट होता नहीं है, ये आपको अब ऐसे करके समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा और अलग ढंग से बताऊंगा, ठीक है, तो और आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये देखिए इस कलर से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, तो और समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, ओके, ठीक है। यानी कि मुझे सिर्फ आपको मैकेनिज्म समझाना है। अब देखिए यहां पे क्या है, ठीक है, ये तो आपका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बन गया, बहुत अच्छे साफ सुथरा है, इसलिए आपको पता चलेगा कहां पे क्या एब्जॉर्ब होता है। अगर मैं ऐसे आपको निशान दूं, ऐसे निशान दूं, तो आप समझ जाना कि कोई चीज एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो फिल्ट्रेट आएगा उसका मतलब कोई चीज एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें हम ऐसा निशान देंगे। यहां तो कुछ नहीं देंगे, यहां तो आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझाएंगे। जब यहां पे कहीं भी अगर ऐसा निकलता हुआ निशान दे तो समझ जाओ कि एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और फिल्ट्रेट में ऐसा अगर निशान दे समझो कि उसमें जा रहा है, फिल्ट्रेट में कोई भी चीज, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो आइए, यानी कि ऐसा एब्जॉर्ब, अगर ऐसा हम निशान देंगे इसका मतलब रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ऐसा अगर निशान देंगे तो सेक्रेशन, ठीक है। ये सिंबल को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पहले यहां पे आइए, ठीक है। कहता है कि 1 मिनट में जो आपका कार्डियक आउटपुट होता है वो होता है लगभग 5040 के आसपास ml। आप जानिए कि 1 मिनट के अंदर हार्ट से जितना ब्लड पंप होता है लगभग उसका, ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि 1100 से 1200 ml, यानी कि 1/5 पार्ट ऑफ ब्लड पर मिनट फिल्ट्रेट होता है। यानी कि ये जो फिल्ट्रेशन, यहां पे जो फिल्ट्रेशन है ग्लोमेरुल्स के द्वारा जो फिल्ट्रेशन रेट है वो है आपका 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml, ठीक है, पर मिनट, 1100 से 1200 ml पर मिनट, ठीक है। दिस इज 1/5 part of total blood pumped by heart in 1 minute, ठीक है।
और आप जानते हैं हार्ट के द्वारा 1 मिनट में जो ब्लड पंप किया जाता है वेंट्रिकल को, ठीक है, ये वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल में जो पंप किया जाता है वेंट्रिकल के द्वारा, हार्ट के वेंट्रिकल के द्वारा, वो होता है कार्डियक आउटपुट। यानी कार्डियक आउटपुट का 1/5 पार्ट, ठीक है, क्या होता है, मतलब ब्लड पंप किया जाता है, ठीक है। कहता है कि पंप होने के बाद, ठीक है, मात्र जो फिल्ट्रेट बचता है वो बचता है 125 से 150 ml के आसपास, 125 से 150 ml के आसपास, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? 125 से 150 ml। दूसरी ओर अगर देखते हैं तो एक दिन की बात करते हैं, ठीक है, एक दिन की बात करते हैं, 1 डे की बात करते हैं, ठीक है, 1 डे 180 लीटर ब्लड फिल्ट्रेट होता है, ब्लड फिल्ट्रेट होता है, 180 लीटर ब्लड फिल्ट्रेट होता है, ठीक है जी। कितना? 180 लीटर दिन भर में। और दिन भर में जो यूरिन की मात्रा जो निकलती है एवरेज, वो निकलती है 1.5 लीटर के आसपास। कितना लीटर के आसपास? 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर, ठीक है। यानी 1.5 लीटर, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ठीक है, यानी कि 1.5 लीटर पेशाब निकलता है, यूरिन निकलता है, जबकि 180 लीटर दिन भर में, ठीक है, फिल्ट्रेट होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद 180 लीटर, ठीक है, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 180 लीटर ब्लड क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है, लेकिन 1.5 लीटर मात्र निकलता है यूरिन। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है कि इस मीन्स क्या बोलेंगे, 99%, ठीक है, फिल्ट्रेट, ठीक है, फिल्ट्रेट आर रीएब्सॉर्ब, ठीक है, रीएब्सॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। मतलब 180 लीटर फिल्ट्रेट सिर्फ इसके स्पीड से अगर चलेंगे, कहां गया ये आपका 125 से 150 ml, ठीक है। ये जो 125 से 150 ml है ये पर मिनट के हिसाब से है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखिएगा, ठीक है, मात्र इतना मतलब नीचे आता है फिल्ट्रेट, ठीक है। यानी कि 1100 से 1200 ml ब्लड, ठीक है, ये क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। नीचे जो मतलब यहां पे क्षमता है 1100 से 1200 ml ब्लड यहां पे आता है, ओके, 1/5 पार्ट, ठीक है, 1/5 पार्ट, ठीक है। देखिए ऐसे भी मैंने आपको बताया था, याद कीजिए आप, ठीक है। ये जो है ना 1/5 पार्ट का मतलब क्या हुआ, 20% के आसपास। और मैंने आपको हार्ट के द्वारा पंप किए हुए ब्लड का मैंने एक आपको परसेंटेज बताया था, मैंने वहां पे एक ट्रिक बताया था, ठीक है, कि हार्ट के द्वारा, ठीक है, जितना ब्लड कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट होता है उसका, ठीक है, खुद हार्ट को जाता है 10%, हार्ट को जाता है 10%, ठीक है। उसके बाद ब्रेन को जाता है 15%, ठीक है, किडनी को जाता है 20%, किडनी को कितना जाता है 20%। तो हार्ट 10%, ब्रेन 15%, किडनी 20%, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसको जाता है 25%, और रेस्ट ऑल ऑर्गन इसको जाता है कितना, 30%। सब मिला के जोड़िएगा 100%। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, हेमंत भाई की डॉक्टरी रियल में मस्त है। देखिए यहाँ पे की फॉर किडनी 20%, तो बताइए यहाँ पे 1/5 का मतलब कितना हुआ, 20% ही तो हुआ। तो 1100 से 1200 ml पर मिनट ब्लड ग्लोमेरुल्स के द्वारा फिल्ट्रेट होके चला जाता है, ठीक है। और फिल्ट्रेशन के बाद जो नीचे आता है वो आता है मात्र इतना 125 से 150 ml, वो भी 125 का ही डाटा रखिएगा, 120 से 125 का डाटा। ये 120 से 125 ml जो है, ठीक है,
इसी को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो एक दिन में, ठीक है, 180 लीटर के आसपास ब्लड, ये 180 लीटर के आसपास फिल्ट्रेट नीचे आता है। बट 180 लीटर नीचे आता तो है ट्यूब्यूल्स में, बट वो ट्यूब्यूल्स के द्वारा अगेन ट्यूबुलर सेल के द्वारा उसको क्या किया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, यानी फिर वो घूम फिर के कहां चला जाता है, ब्लड में ही चला जाता है। ठीक है, ब्लड में ही चला जाता है। इसका मतलब रीअब्जॉर्प्शन कितना परसेंट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, 99% का। ठीक है, यानी कि 180 लीटर फिल्ट्रेट में, ठीक है, मात्र 1.5 लीटर फाइनली यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, समझ जाइए आप कितना हो गया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो चलिए, यानी कि इस हिसाब से अगर लगाइएगा तो आपका कितना बनता है, 180 लीटर पर डे। ओके, और 180 लीटर पर डे में, ठीक है, 99%, ठीक है, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, मात्र 1.5 लीटर यूरिन के रूप में बाहर निकलेगा। ये पॉइंट आपका शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, वो डाटा को भी दिमाग में रखिएगा कि किडनी को सिर्फ 20% ब्लड आता है पर मिनट, ठीक है, हार्ट के द्वारा फिल्ट्रेट होने के लिए। ठीक है जी, अब आइए, कहता है यहां पे हम लोग बोमेंस कैप्सूल में देखें, यहां पे कौन सा लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। तो याद कीजिए, मैंने आपको पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में शायद बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं। कहता है एक होता है फिल्ट्रेशन प्लेट। क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्लेट, फिल्ट्रेशन प्लेट। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन प्लेट क्या, यहां पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बोलिए, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में ध्यान दीजिएगा, ये जो बोमेंस कैप्सूल है, ये सॉरी ग्लोमेरुल्स है। ग्लोमेरुल्स क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। तो ब्लड कैपिलरीज का जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोथेलियम। क्या बोलते हैं, इंडोथेलियम। तो बताइए यहां पे क्या होगा, यानी कि पहला जो लेयर होगा वो किसका होगा, इंडोथेलियम, इंडोथेलियम। ठीक है, लेयर, इंडोथेलियम लेयर ऑफ ग्लोमेरुल्स, यानी ग्लोमेरुलर इंडोथेलियम इसको बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलर, ठीक है, इंडोथेलियम, ग्लोमेरुलर इंडोथेलियम। ये होगा पहला लेयर आपका। ठीक है जी, दूसरा लेयर, इनर लेयर, वो क्या है, कहता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। किसका, बोमेंस कैप्सूल का, बोमेंस कैप्सूल का सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिसको हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट्स, पोडोसाइट। ठीक है, ये कहता है इंट्रिकेट मैनर में ये रहता है। इंट्रिकेट मैनर का मतलब हुआ ये ऐसा अरेंज रहता है कि थोड़ा थोड़ा पोर्स बीच में छूट जाता है। जैसे ऐसे अरेंज रहेगा, ऐसे अरेंज रहेगा तो बीच में एक पोर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, ठीक है, बीच में, ठीक है, इसके और इसके बीच में, ठीक है, बीच का मतलब होता है बिटवीन से, मतलब आप दिमाग में रखिएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ दीज सेल्स। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, तो एपिथेलियम किस पे होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। वो बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पे होता है, यहां पे क्या कहिएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बताइए यहां पे आपका क्या क्या हो गया जी, ये हो गया एक, ये हो गया दो, और ये हो गया बिटवीन, यानी कि सब मिला के क्या हो गया, 3 सेल हो गया, यानी कि 3 लेयर हो गया। ग्लोमेरुलर इंडोथेलियल लेयर, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर, और तीसरा हो गया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, यानी कि पोडोसाइट सेल। इंट्रिकेट मैनर, इंट्रिकेट मैनर। ठीक है, तो जहां से पोर क्रिएट हो जाएगा। ये तीनों मिल करके बनाते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या बनाते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और ये जो इंट्रिकेट मैनर, यहां जो पोर हो गया, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, फिल्ट्रेशन स्लिट, फिल्ट्रेशन स्लिट। क्लियर है, फिल्ट्रेशन स्लिट। इसी तीनों के द्वारा, ठीक है, आगे ये इसका इंडोथेलियल सेल, उसके बाद इसका, ठीक है, क्या बोलिएगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और ये क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जिसको पोडोसाइट बोलते हैं, और प्लस ग्लोमेरुलर, ठीक है, इंडोथेलियल लेयर। तीनों मिलके इस फिल्ट्रेशन प्लेट के द्वारा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाएगा। उसके द्वारा
यहां पे जो ब्लड आएगा, ठीक है, वो ब्लड यहां पे क्या होगा, प्रेशर के कारण, क्योंकि यहां पे डायमीटर क्या है, ज्यादा, यहां डायमीटर क्या है, कम, तो यहां पे ब्लड का प्रेशर अचानक से बढ़ेगा, ठीक है। उस प्रेशर के बढ़ने के कारण क्या होगा, ग्लोमेरुल्स के लेयर, इंडोथेलियम लेयर से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, और तीसरा क्या बोलिएगा, पोडोसाइट सेल के, ठीक है, लेयर से ब्लड फिल्ट्रेट होते हुए नीचे चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहां पे इतना फाइनली, इतना बढ़िया ढंग से ब्लड फिल्ट्रेट होता है कि ब्लड का सब कुछ, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन छोड़ के और ब्लड सेल छोड़ के सब कुछ फिल्ट्रेट के अंदर चला जाता है। यानी सारे के सारे वाटर, सारे के सारे मिनरल, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ नीचे चला जाता है फिल्ट्रेट में। सिर्फ ऊपर बचता क्या है, यानी कि जो इफरेंट आर्टेरियोल इधर जो गया उससे होकर निकलता क्या है, कहता है ओनली, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन प्लस ब्लड सेल्स, ठीक है जी, प्लाज्मा प्रोटीन प्लस ब्लड सेल्स, ठीक है। कहता है कि बाकी ऑल आर फिल्टर्ड, ठीक है, सब कुछ नीचे चलाता है। इस फिल्ट्रेशन में, मतलब इस फिल्टर्ड में सब कुछ चलाता है नीचे। यानी कि यहां पे, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इस तीनों के द्वारा जो हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के द्वारा जो हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या बोलेंगे, ठीक है, होल ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट, होल ब्लड प्लाज्मा, सेल को आपने पहले अलग कर दिया, होल ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट, क्या बोलिएगा, प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा प्रोटीन छोड़ के बाकी सब चला गया आपका क्या, फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है। तो बताइए, यानी कि ये बोमेन्स कैप्सूल का सारा मैकेनिज्म आप समझे। यानी कि बोमेन्स कैप्सूल में, यानी कि ये बोमेन्स कैप्सूल और ये ग्लोमेरुल्स दोनों मिलकर आप क्या बोलते हैं, मालपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पोसल्स। यानी मालपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पोसल्स में अभी क्या देखे आपने, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, पूरा ब्लड फिल्टर्ड हो गया, और पूरा ब्लड फिल्टर्ड हो गया, नीचे जो गया उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे, और जो ब्लड फिल्ट्रेट होके पास हुआ, ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल में, उसमें क्या बचेगा, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन बचेगा, बाकी प्लाज्मा का सारा वाटर नीचे गया, ठीक है, प्लाज्मा का, ठीक है, वाटर नीचे गया, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स गया, ये सब गया, लेकिन उसमें भी अब क्या होगा, जगह जगह पे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन, जगह जगह पे क्या होगा, सेक्रीशन, ठीक है। यानी कि बताइए, फिल्ट्रेशन, ये फिल्टर्ड होके यहां पे आया, यहां पे आ गया, ये फिल्टर्ड होके कहां पे आया, पीसीटी में आया, ठीक है। तो हम यहीं तक का पार्ट मानेंगे पीसीटी, तो हम यहां तक के पार्ट में पीसीटी आपको दिखा रहे हैं। ये पीसीटी में, ठीक है, ये पार्ट पीसीटी, उसके बाद हम इसको मानेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेले, इसको मानेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेले, इसको मानेंगे डीसीटी। ये लीजिए, इसको मानते हैं डीसीटी। ये है आपका क्या, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, समझ गए। ये कलेक्टिंग डक्ट थोड़ा लंबा बनाइए क्योंकि मेडला पार्ट में घुसा रहता है। और कहता है ये आपका क्या है, ठीक है, ये है आपका लूप ऑफ हेनली, ठीक है, ये आपका है लूप ऑफ हेनली। जो कलरफुल है उसको आप अभी सोचिए ही मत, ठीक है, उसको नहीं सोचिए, ठीक है। अब देखिए, फिल्ट्रेट आ गया पीसीटी में, इतना आपको दिमाग में आ गया कि फिल्ट्रेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बाद फिल्ट्रेट कहां पे आ गया, पीसीटी में। ये बना हुआ था सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। जानते हैं पीसीटी किसका बना हुआ है, पीसीटी बना हुआ है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। यानी ब्रश बॉर्डर का मतलब यहां पे क्या है, माइक्रोविलाई है, कल भी बताए थे, पहले के वीडियो में भी बताए थे, माइक्रोविलाई लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये किसके लिए है, एब्जॉर्प्शन के लिए। माइक्रोविलाई जहां भी होगा वो किसको बढ़ाता है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाता है।
वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ठीक है, तो कहता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाएगा ये, यानी एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन का रेट यहां पे बढ़ेगा, यानी पीसीटी में सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। कोई पूछेगा सबसे ज्यादा, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन की घटना कहां पे होती है, कहिएगा पीसीटी में। व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, यानी कि मोस्ट प्रोमिनेंट विलाई, माइक्रोविलाई यहीं पे पाया जाता है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, यानी कि पीसीटी में क्या होता है जी पीसीटी में। अब देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखिए एरो बना रहा हूं, ठीक है, एरो बना रहा हूं, ये लेइए 2 एरो 3 एरो 4 एरो, ठीक है, ऐसा एरो बना रहा हूं। इसका मतलब इसके ये ट्यूबुलर वॉल जो है, ये पीसीटी का जो वॉल है, वो वॉल ये फिल्ट्रेट से क्या ले लेगा, क्या लेगा, सो देखिए, ले लेगा 100% न्यूट्रिएंट्स, 100% न्यूट्रिएंट। मैं थोड़ा सा रुकिए, हंड्रेड परसेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब अगर बताइए तो मैं इसको मिटा के ही लिखूं तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको दिखेगा अच्छे से। तो आप इसको एक बार बढ़िया से लिख लीजिएगा, फिल्ट्रेशन प्लेट यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में एक बार यहां से आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाता ही तो आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। अब देखिए इसको भी मिटाता हूं, आपको ये सारा डाटा आपको बता दिए। ये भी डाटा आपको बता दी। अब देखिए, अब यहां पे क्या है कि ये पीसीटी, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे फिर से बताने जा रहा हूं, ये आपका क्या है पीसीटी। पीसीटी के वॉल से क्या क्या होगा, देखिए क्या होगा यहां पे, ठीक है, 100% न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है जी। पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स यहां पीसीटी के वॉल से एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है जी, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी कि 100% न्यूट्रिएंट्स। दूसरा देखिए, एरो हम ऐसा ही दे रहे, ठीक है, 80% वाटर, 80% वाटर, ठीक है, 80%, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 100% न्यूट्रिएंट्स, 80% वाटर, 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आपका एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। ये 3 चीजें एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, प्लस और क्या एब्जॉर्ब होगी, एक और चीज कहता है यहां से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, क्या, क्या बोलते हैं उसको, HCO3 माइनस, ठीक है। पूरा नहीं, पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए 100%, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, 80% वाटर एब्जॉर्ब हो गया, 80% इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो गया, HCO3 माइनस एब्जॉर्ब हो गया। अब इसमें, अब ये सेल, ये जो ट्यूबुलर सेल है पीसीटी का, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली या डीसीटी, सब क्या है, ट्यूबुलर ट्यूब्यूल्स है, उसका सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया और फाइनली भेजेगा किसको, ब्लड को भेजेगा, ठीक है। अब देखिए ट्यूबुलर सेल एब्जॉर्ब तो कर लिया, देगा भी कुछ, कहता है यस, इस फिल्ट्रेट में कुछ डालेगा भी, कि जाओ आगे जाओ, क्या डालेगा सो देखिए, ठीक है, क्या डालेगा सो देखिए, ये डालेगा, ठीक है जी। यहां पे ये 3 तो मेन डालेगा, H+, ठीक है, क्या डालेगा, H+, ठीक है। यहां पे डालेगा K+ और यहां पे डालेगा अमोनिया, क्या डालेगा, अमोनिया, ठीक है जी। डाल दिया, इन H+ डाल दिया, K+ डाल दिया,
अमोनिया डाल दिया। ठीक है, मैं यहां पे ऐसे दिखा रहा हूं, लेकिन ये आप इधर थोड़े आइएगा। ठीक है, आपको तो पीसीटी में ही रहना है। ठीक है, यानी कि ये, ठीक है, तो इसी में रहना, यानी कि ये डाला गया, ये भी डाला गया, ये भी डाला गया। ठीक है जी, ये तीनों डाला गया और बाकी सब ये चारों निकाला गया था, ये चारों निकाला गया था। ठीक है, यानी कि ये तीनों का क्या होगा, सेक्रीशन होगा, ये तीनों का ट्यूबुलर सेक्रीशन हुआ, और ये चारों का क्या हुआ जी, ये रीएब्जॉर्प्शन हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हुआ। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, मतलब पीसीटी के वाल से ये चार चीजों को रीएब्जॉर्ब किया गया। किसको किसको? 100% न्यूट्रिएंट्स, 80% इलेक्ट्रोलाइट, 80% वाटर, ठीक है, और लगभग 50% के आसपास या जितना जरूरत है बॉडी को SCO3 माइनस, उसका कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है। और ये क्या दिया जा रहा हूं, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट तो आगे बढ़ रहा है, फिल्ट्रेट में डाल दिया गया H+ जो फालतू है बॉडी में, K+ डाल दिया गया, और क्या डाल दिया गया, अमोनिया डाल दिया गया कि भाई जाओगे। क्लियर है पॉइंट? यहां पे कुछ और चीज डाला जाता है जिसकी चर्चा एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो पीसीटी में ही डाला जाता है। वो क्या डाला जाता है मैं आपको बताऊं, तो वो मैं ऊपर लिखता हूं। वो डाला जाता है हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, ठीक है जी, हिप्यूरिक एसिड डाला जाता है। वो डाला जाता है क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन डाला जाता है। वो डाला जाता है टॉक्सिन, वो डाला जाता है ड्रग्स, और वो डाला जाता है पिगमेंट्स। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा होता है ना, ये एक्स्ट्रा भी, ठीक है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऑल्सो, ठीक है, सेक्रीटेड इनटू, ठीक है, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, ट्यूबुलर मतलब सेक्रीशन की एज ट्यूबुलर सेक्रीशन, यानी कि इसमें चला जाता है। मतलब इन तीनों के साथ H+, K+, अमोनिया, एनसीईआरटी के अनुसार यही तीनों इसमें जाता है, बट जब ज्यादा बुक का स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा इन तीनों के साथ इस फिल्ट्रेट में हिप्यूरिक एसिड अगर बॉडी में है तो वो भी आता है, क्रिएटिनिन है तो वो भी आता है, ड्रग कोई लिया है तो वो भी चला जाता है, पिगमेंट को एक्स्ट्रा है वो भी चला जाता है। ठीक है, कहता है टॉक्सिन कुछ है तो वो भी चला जाता है। क्लियर है? ये था किसकी कहानी, पीसीटी का। अब बताइए पीसीटी के आगे, ठीक है, ये हमने यहां से क्या बताया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। अब आप देखिए डिसेंडिंग लिम्ब में ये आपका क्या था, ये देखिए, ये यहां पे ऐसे था, यहां पतला हो गया, ये यहां पे ऐसे था, ये पतला हो गया, यहां से ये पतला हो गया। बताइए ये क्या है, ये थिक लिम्ब है, ये क्या है, थिक पार्ट, ये आपका है थिक पार्ट। ठीक है, ये थिक पार्ट है, इसका भी और इसका भी, ये है थिक पार्ट। ठीक है, और बताइए ये पार्ट और ये पार्ट, इसका भी ये थिन पार्ट और इसका भी ये थिन पार्ट, तो बताइए ये क्या है, थिन पार्ट। ठीक है जी, ये जरूर याद रखिएगा, ये थिन पार्ट, ये थिक पार्ट, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब, ये है लूप ऑफ हेनली, यानी हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, यह है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। और मैं बता दूं, ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनली, इसका ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब। यहीं पे बता दूं, असेंडिंग लिम्ब के बारे में कहा जाता है मिनिमम जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, वहां सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मिनिमम जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनली। ठीक है, बट देखिए जरा यहां पे क्या है, यहां पे क्या है हमारा, ये हमारा है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में ये थिक और ये थिन, बस थिक और थिन कहने का है, दोनों के परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहता है ये पार्ट के बारे में कुछ बताइए, डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में कुछ बताइए कि यहां पे क्या एब्जॉर्प्शन होता है। कहता है इट इज ओनली परमिएबल फॉर, ठीक है, इट इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर, इट इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर। यहां पे सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होगा जितना होना होगा। ठीक है, ओनली वाटर,
ठीक है, सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन यहां पे होगा और किसी चीज का नहीं होगा। यानी द वॉल ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, यानी कि द वॉल ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, यानी कि ये जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब है, कहते हैं ये डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, ओनली परमेबल फॉर वाटर, ओनली परमेबल फॉर वाटर। अब बताइए फॉर वाटर, अब यहां पे कोई मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, अब वाटर का हो गया, तो बताइए यहां पे यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। यहां पे यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, यानी यहां पे यूरिन क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्यों? इस पार्ट में सिर्फ वाटर ले लिया गया, इसका मतलब बाकी फिल्ट्रेट में सब कुछ है और वो कंसंट्रेशन बढ़ गई क्योंकि वाटर निकल चुका यहां से, ठीक है। तो बताइए यहां पे यूरिन क्या होगा, ये जितना ज्यादा लंबा होगा, ये जितना ज्यादा लंबा होगा यूरिन उतना ज्यादा कंसंट्रेट होता चला जाएगा। बर्ड्स में ये डिसेंडिंग लिम्ब सबसे ज्यादा लंबा होता है, वहां पे ठीक है क्या होता है, यूरिन उतना ही ज्यादा हाइपरटोनिक होता है, ठीक है जी। तो ये हमारा था डिसेंडिंग लिम्ब में कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये इट इज ओनली परमेबल टू वाटर। इसको याद कैसे रखिएगा, डिसेंडिंग लिम्ब D2O याद रखिएगा, हैवी वाटर, यानी वाटर का यहां पे हैवी एब्जॉर्प्शन होता है, जितना वाटर बचता है उसमें अधिकांश का यहां हो ही जाता है एब्जॉर्प्शन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो D2O H2O का भाई है, D2O हैवी वाटर का फॉर्मूला है, तो हैवली यहां पे वाटर एब्जॉर्ब होता है D से, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब और D से D2O याद रखिए। अब आइए यहां नीचे से ऊपर ये जो जा रहे हैं, ये आपका क्या असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब पहले क्लियर है कि मिनिमम जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये असेंडिंग लिम्ब में ये क्या है आपका थिन और ये क्या है थिक, यहां भाई थिन थिक का चर्चा है, ये लीजिए यहां थिक भी अलग हमने लिखा है और यहां पे थिन, ये दोनों अलग अलग काम करता है। ये थिन पार्ट में क्या होता है मालूम है, थिन पार्ट से सोडियम और पोटासियम बारी बारी से मूव करता है, ठीक है, सोडियम और पोटासियम बारी बारी से मूव करता है, ठीक है। कहता है यहां से निकलता है, अब देखिए यहां से, ठीक है, यहां से निकलता है, ठीक है। तो कहता है कि निकलता है, अब ये उल्टा इधर का निशान तो ये था, अब इधर से ये रीएब्जॉर्ब होता है, हम यहां पे लिख देते हैं नहीं तो आपको कंफ्यूज होगा, रीएब्जॉर्ब, ठीक है। यहां पे रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, Na+ का और Cl- का, ठीक है, Na+ और Cl- का। बट यहां ट्यूबुलर सेक्रेशन में उधर से आ जाता है क्या, यूरिया, क्या आ जाता है, यूरिया, यानी यूरिया यहां पे सेक्रीट हो रहा है, यूरिया सेक्रेट हो रहा है, जैसे ये यहां पे सेक्रेट होता था तो यूरिया यहां पे सेक्रेट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, रीएब्सॉर्ब हो रहा है, कौन, सोडियम और क्लोरीन। क्लियर है पॉइंट। अब आइए कहता है यहां पे क्या होता है डियर, ये थिक पार्ट में यहां तो बजाते एक पंप ऑपरेट होता है, उसको बोलते हैं सोडियम पोटासियम पंप, सोडियम पोटासियम पंप, यहां पे सोडियम पोटासियम पंप एब्जॉर्ब होता है। यानी कि यहां पे आप क्या देख रहे हैं, नामो निशान नहीं है वाटर एब्जॉर्ब होने का, यानी कि असेंडिंग लिम्ब चाहे थिक पार्ट हो चाहे थिन पार्ट हो, टोटली इम्परमिएबल टू वाटर, ओनली परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या, सोडियम पोटासियम और क्लोरीन, इसी का खेल वेल है। यहां पे थिक पार्ट पे सोडियम पोटासियम पंप, इसको ऐसे याद रखिएगा। पंप जो सेट किया जाता है ना कहीं पे जहां पे थिक मोटा लाइन होता है, मोटा जो ट्यूब होता है पाइप, उसी पे पंप को सेट किया जाता है, पतले पे नहीं। तो पंप जो मोटा है वहां पे सोडियम पोटासियम पंप, जो पतला है वहां पे सिंपल सोडियम पोटासियम, ये सोडियम क्लोरीन आयन का एब्जॉर्प्शन होता है और वहां डाल दिया जाता है यूरिया। कहता है ये क्यों डाला जाता है, ये क्यों ऐसा किया जाता है, कहता है कि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है पॉइंट यहां पे, चलिए ठीक है। अब आइए ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि ये यहां से आगे बढ़ा, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है डीसीटी। डीसीटी के बारे में इधर लिखता हूं जी, ठीक है, डीसीटी के बारे में इधर लिखता हूं। कहता है डीसीटी क्या है मालूम है, इमरजेंसी डोर है। डीसीटी को तभी लोग याद करता है जब इमरजेंसी हो। कहता है डीसीटी, मान लीजिए वाटर बहुत ज्यादा यूरिन से निकल रहा है, तो डीसीटी बेचारा क्या करेगा मालूम है, डीसीटी के वॉल से डीसीटी का जो ट्यूबुलर सेल है वो उसको एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, पहले वो डीसीटी का यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो सेल होता है, पहले वहां से निकलते हुए सोडियम को एब्जॉर्ब करता है, वो हाइपरटोनिक हो जाता है।
फिर वो किसको एब्जॉर्ब करता है? वाटर को। ठीक है, ये काम इससे करवाता है कौन मालूम? एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है। ठीक है, तो इससे काम, दूसरे हार्मोन इससे काम निकलवाते हैं। ठीक है, इससे यही काम करवाता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसी डीसीटी से काम करवाता है एडीएच, यानी एडीएच इससे, ठीक है, पहले क्या करता है? मिनरल को एब्जॉर्ब करवाता है, फिर मिनरल को एब्जॉर्ब करवाएगा, ब्लड में भेजेगा, तो उसका क्या होता है? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, फिर वो वाटर को पीछे पीछे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो कहता है ये क्या है? इमरजेंसी डोर। यानी कि यहां पे भी सोडियम, ठीक है, क्लोरीन, पोटासियम, इन सब का एब्जॉर्प्शन होगा। ये पोटासियम है, क्लोरीन का एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन ये होगा क्या? ध्यान से सुनिएगा, ये क्या होगा? कहता है इमरजेंसी में होगा, इमरजेंसी में होगा। ठीक है, यहां भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, बट ठीक है इमरजेंसी में होगा। वाटर का यहां भी एब्जॉर्प्शन होगा, बट इमरजेंसी में होगा। अब बताइए, यहां पे आपका दो ही चीज तो कम था, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इलेक्ट्रोलाइट यहां पे 20% नहीं हुआ था, वही तो जगह जगह यहां पे हुआ और बाकी यहां पे हुआ। अगर इमरजेंसी, अगर ज्यादा है कम है तो यहां पे ज्यादा है तो ठीक है एब्जॉर्ब हो जाएगा डीसीटी के वॉल से, और कम है तो ब्लड के थ्रू आ जाएगा। दोनों काम यहां पे होगा, याद रखिएगा। लेकिन ये काम फिक्स है, जो काम यहां पे हुआ है H+, K+, अमोनिया, वो यहां पे भी होगा। ठीक है जी, यानी कि यहां भी क्या डाल दिया जाएगा? यानी H+, ठीक है, K+ और अमोनिया। ठीक है, बताइए ये क्या होगा? ये यहां पे डाल दिया जाएगा डीसीटी में। ये लो, ऐसे तीर का निशान, ठीक है, ऐसे तीर का निशान, ठीक है, ऐसे तीर का निशान। यानी कि जैसे पीसीटी में ये तीनों डाला जाता था, उसी तरह यहां भी ये तीनों डाला जाएगा। किसमें? डीसीटी के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसमें, और डीसीटी के वॉल से एब्जॉर्ब क्या किया जाएगा? अगर जरूरी है तो Na+Cl-, अगर जरूरी है तो वाटर। क्लियर है? वो इमरजेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन वहां डाला जाएगा H+, K+ और अमोनिया। और यहां भी अगर जरूरत अगर है तो SCO3- को लिया जाएगा। यानी कि यहां पे वो मैं बाहर ही लिख देता हूं, SCO3-, उसको लिया जाएगा। ठीक है, यानी लिया जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गया, यानी डीसीटी में भी लगभग पीसीटी की तरह ही सारा काम होता है। ठीक है, बट यहां पे क्या है? ये इमरजेंसी डोर है, यानी अगर कोई चीज बढ़ा होगा तो निकाला जाएगा, अगर कोई घटा होगा, मतलब कम होगा तो निकाला जाएगा। क्लियर है पॉइंट? और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, अब ये लास्ट, अच्छा बताइए ये जगह जगह पे क्या हुआ? दोनों चीज हुआ आपका। यहां रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, बट यहां पे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, क्या? रीअब्जॉर्प्शन मेनली। यहां पे सिर्फ हुआ है यूरिया का सेक्रीशन। देखिए यूरिया का सेक्रीशन। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका क्या था? यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। ठीक है, ये था आपका टोटल यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में। कौन कौन? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन। ठीक है, तब जाके, यानी कि अब क्या होगा जी? अब ये फाइनली किस में मिलेगा? ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में मिलेगा। अब कलेक्टिंग डक्ट में अगर मान लो, कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है कि अगर मान लो वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो वहां से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कलेक्टिंग डक्ट का ट्यूबुलर सेल, ठीक है, यानी डक्टस सेल, तो कहता है कि वहां पे फाइनली यूरिन हाइपरटोनिक ही होगा। ठीक है, यानी हाइपरटोनिक यूरिन ही होगा वहां भी। क्लियर है पॉइंट? तो हाइपरटोनिक यूरिन ही हम लोग भी निकलता है। अब कहता है इसका जो रेगुलेशन है ना, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये जो आपका रेट है, यहाँ पे ये ग्लोमेरुल्स के जो फिल्ट्रेट जो रेट है, ग्लोमेरुल्स के द्वारा जो फिल्ट्रेशन का रेट है, उसको आप क्या बोलते हैं? GFR बोलते हैं। ये GFR, ठीक है, ये GFR का जो रेगुलेशन होता है वो 3 तरह से होता है। एक मायोजेनिक होता है, ठीक है, एक मायोजेनिक होता है, ठीक है, मायोजेनिक होता है, दूसरा JGA के द्वारा होता है, और तीसरा, ठीक है, तीसरा जो होता है वो न्यूरल होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है? न्यूरल। यानी GFR का जो कंट्रोल होता है, यानी कि जो रेगुलेशन ऑफ, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, GFR का जो रेगुलेशन होता है,
ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट का, वो होता है 3 तरह से कंट्रोल होता है। पहला कौन? मायोजेनिक। मायोजेनिक कहता है ये यहां पे क्या होता है, यानी कि मस्कुलर स्ट्रेचिंग होती है, मस्कुलर स्ट्रेचिंग, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लड वेसल सेल, ब्लड वेसल सेल, ठीक है, प्लस कैल्शियम आयन का कमाल होता है। कैल्शियम आयन की एंट्री होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ये जेजीए हम आपको कल बताए थे, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये क्या था? जेजीए क्या था? कहता जेजीए आपको समझना पड़ेगा फिर से, उसके लिए आप वीडियो देखिए, एक बार और वीडियो देखिएगा। मैंने आपको जेजीए बताया था कि इट इज ए स्पेशल सिस्टम फॉर्म बाय, ठीक है, फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी। एफरेंट आर्टेरियोल का जो स्पेशलाइज सेल होता है, एक्चुअली में देखिए इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है, मैं फिर से एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए कि 2 लड़का लड़की है, वो शादी के पर्पज से कहीं पे मिलने जा रहा है, पहली बार मिलने जा रहा है, उसको पता है कि मुझे इससे शादी होगी, उसको इससे शादी होगी, तो बताइए दोनों क्या नॉर्मल ड्रेस में जाएंगे? नहीं, दोनों थोड़ा तैयार से होके जाएंगे। दोनों जितना सुंदर नहीं है उतना सुंदर दिखने की कोशिश करेंगे, जो दोनों जितना स्मार्ट नहीं है उतना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को धोखा देने के लिए। तो कहता है कि वहां पे क्या होगा, वो मिलेंगे, तो कहता है मिलन के जगह पे दोनों मॉडिफाई हो जाएंगे। तो कहता है जहां पे एफरेंट आर्टेरियोल, आपको पहले ये आश्चर्य होगा कि भाई एफरेंट आर्टेरियोल यहां पे है और डीसीटी यहां पे, ये दोनों कैसे मिलता है? अरेंजमेंट ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तिरछा होता है, ऐसे करके ये और ये एक जगह पे मिलते हैं, ये और ये एक जगह पे मिलते हैं, ठीक है जी, ये और ये एक जगह पे मिलते हैं, ये और ये जहां पे मिलते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, कल के वीडियो में बताए हुए, ये और ये जहां पे मिलते हैं, ये मतलब वहां पे ये किसका बना हुआ है? ये एफरेंट आर्टेरियोल है, तो ये स्मूथ मसल सेल का बना हुआ है। इसका स्मूथ मसल सेल मॉडिफाई हो जाता है, स्मूथ मसल सेल ग्रेनुलर हो जाता है, वहां पे ग्रेनुएल्स आ जाता है, और इसका जो पार्ट इससे मिलता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, जो मिलता है वो सेल भी लेयर मोटा हो जाता है, फाइब्रस हो जाता है, ये लेयर फाइब्रस हो जाता है, ये लेयर ग्रेनुलर हो जाता है, इसको बोलते हैं मैकुला डेंसा, इसको बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। इसके मॉडिफाइड सेल को क्या बोलते हैं? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, और इसके मॉडिफाइड सेल को क्या बोलते हैं? मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा प्लस जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल नोन एज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। वो क्या निकालता है? रेनिन, वो हार्मोन निकालता है, रेनिन, जो आप किडनी से सुनते होंगे कि किडनी से हार्मोन निकलता है, वो रेनिन यहीं से तो निकलता है। इसका पूरा सिस्टम बताएंगे लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में, जिसका नाम है रास, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और एक है न्यूरल कंट्रोल, ये होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। क्लियर है पॉइंट? यही था आपका, ठीक है, यही था आपका टोटल, क्या बोलेंगे, मतलब यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। और इस वीडियो को हम 2 पार्ट में आपको दे भी नहीं सकते थे, इस वीडियो को पूरे के पूरे एक ही पार्ट में देना था, क्योंकि देख रहे हैं कहीं सांस लेने का मौका नहीं मिला, कहीं भी सांस लेने का मौका नहीं मिला, ठीक है। तो आप समझिए कि ये वीडियो में पूरा का पूरा बोलना ही पड़ा लगातार। हमें भी देख लीजिए पसीना आया, आपको भी एकदम देखते देखते, मतलब ये होगा ये नहीं कि 50 मिनट का वीडियो देख के आप सोचिएगा नहीं दोबारा नहीं देखना, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म एक साथ है, ठीक है, और ये एक साथ ही पढ़ाया जाता है। अगर अलग अलग पढ़ाते तो आपको ये समझ ही नहीं आता। तो आपको यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म भी बता दिए, और प्लस, ठीक है, ये बताया कि GFR को कंट्रोल कौन करता है? मायोजेनिक। ये GFR, ये मत समझिएगा GFR को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म सर ने शॉर्टकट बताया, नो, ये लास्ट में होगा, रास, ठीक है। तो ये रास सिस्टम जो है लास्ट में समझाएंगे। इसके बाद हमारा जो होगा, जो अगला वीडियो होगा, वो होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म, यानी वही रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इसी को डिटेल से, ये अभी शॉर्ट में बताया, ये तीनों पॉइंट अभी हमने शॉर्ट में बताया। इसको एक बार और चर्चा करेंगे, अगर अभी नहीं समझे, दोनों का मिलन अगर नहीं समझे तो एक बार और मिलन करवाएंगे और एक और सिस्टम बनाएंगे, एक बार और रेनिन निकलवाएंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू सो मच।
अगले वीडियो के लिए अब तैयार रहिए।